हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा? आर यू डूइंग गुड? सो बायोलॉजी की लास्ट यूनिट के अंदर हम आ चुके हैं एंड दैट इज इकोलॉजी। सो आज हम इस इकोलॉजी का जस्ट एन इंट्रोडक्शन जो है वो करेंगे, ठीक है, कि इकोलॉजी क्या है। वैसे हमारे सिलेबस के अंदर क्या है इकोलॉजी, यानी जो 5th यूनिट है उसके अंदर 2 चैप्टर है इसके अंदर, एक ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एंड दूसरा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ठीक है, केवल 2 ही चैप्टर हैं। सो ये आप लगा के चलें कि अराउंड 2 वीक का हमारा जो सिलेबस जो है बचा हुआ है, उसके बाद हमारा 12th का सिलेबस एंड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, पहले उसके बाद रिवीजन होता रहेगा, टेस्ट होते रहेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो यानी आप ज़्यादा नहीं, बस इसको आप 15 दिन तक जो है मान सकते हैं कि 15 दिन के अंदर हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। और इतने ज़्यादा बड़े चैप्टर भी नहीं है। हमारा जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है वो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन लास्ट में वो इतना कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। सो आज जो है हम थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे, थोड़ा इकोलॉजी के बारे में समझें, क्योंकि इकोलॉजी रिलेटिवली एक अलग फील्ड है जो आपने अभी तक बायोलॉजी पढ़ी है। क्योंकि हम इसके अंदर क्या पढ़ते हैं एंड आज के दिन हम खाली टर्म्स जो है वो करेंगे। सो टर्म आपको लिखनी है अपनी नोटबुक के अंदर। सो इकोलॉजी को अगर हम देखें तो इकोलॉजी क्या है, वर्ड को हम ब्रेक कर सकते हैं, एक इको एंड एक लॉजी। लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी, एंड इको का मतलब क्या है, इन्वायरमेंट। तो इकोलॉजी यानी कि इन्वायरमेंट। तो क्या इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं? नहीं, हम इसमें स्टडी करते हैं इन्वायरमेंट इंटरेक्शन विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इकोलॉजी को हम क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद इंटरेक्शन of living organism to its environment। तो एनवायरनमेंट जो है उसके साथ में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से इंटरेक्ट करता है। एंड एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, एनवायरनमेंट जो भी उसको सराउंड करता हो। तो एनवायरनमेंट के अंदर क्या आ जाता है, उसका बायोटिक कंपोनेंट भी आ सकता है, प्लस में एबायोटिक कंपोनेंट भी जो है वो भी आ सकता है। तो यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, या फिर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डेड ऑर्गेनिज्म है उसके साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, वाटर से किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, जो हमारी जो एयर है उसके साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करता है। तो किस तरीके से उनके बीच में एक डायनामिक्स चलती है, तो उसकी जो स्टडी है उसको हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। वैसे इकोलॉजी की सिग्निफिकेंस क्या है, देखो आप इसको बड़े आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि प्रोजेक्ट चला हुआ है कि सेव टाइगर, तो ये किस वजह से चला, बिकॉज वी स्टडी दी रिलेशनशिप एंड फिर हमने ये पाया कि कुछ स्पीसीज जो है एक्सटिंक्ट होने लग रही है। जैसे कि बहुत सारे हम फॉसिल को स्टडी करते हैं एंड फाइनली जो है हम ये देखते हैं कि पहले ये स्पीसीज थी एंड आज के टाइम पे नहीं है। तो यानी कि कुछ स्पीसीज जो इंडेंजर्ड जो हो सकती है, तो जो इंडेंजर्ड स्पीसीज उसको पता कैसे चलेगा, वो इकोलॉजी के द्वारा ही लगे, क्योंकि हम स्टडी करते हैं। आज के टाइम पे हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग का इशू साइंस के अंदर कैसे उठा, तो वो भी जब हम इंटरेक्शन को स्टडी करने लग रहे हैं। क्लाइमेट चेंज, ठीक है, टाइम पे बारिश नहीं होने लग रही, तो ये भी हम कैसे मतलब ये थ्रेट जो है कैसे पकड़ पा रहे हैं, बिकॉज वी आर स्टडिंग द इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट। तो इसके अलावा ढेर सारे और डिफरेंट इश्यूज़ हैं जो इसके अंदर जो आते हैं एंड हम समझ पाते हैं कि एक स्पीसीज़ का एक्चुअल में इन्वायरमेंट के अंदर रोल क्या है एंड हमारा भी रोल जो है उस इन्वायरमेंट के अंदर क्या हो सकता है और क्या हमें बनाना चाहिए। तो इसके बारे में जो अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप करता है उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। तो आपको एक तो इकोलॉजी की जो डेफिनेशन जो है वो लिखनी है। आपको अभी तक जो पता है, अगर मैं उसके हिसाब से अगर बात करूं, तो आपको ये पता है कि जैसे सेल है भाई, मल्टीपल सेल मिलके क्या बना देंगे, टिश्यू जो है वो बना देंगे। मल्टीपल टिश्यू आगे चलिए क्या बना देंगे, ऑर्गन जो है वो बना देंगे। एंड ऑर्गन मल्टीपल, उसके बाद में क्या बना देंगे, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बना देंगे। ऑर्गन जो है वो ऑर्गन सिस्टम जो है वो बना देंगे। एंड जो ऑर्गन सिस्टम है वो आगे चल के क्या बनाएंगे,
ये वो बनाएंगे जो इकोलॉजी के कंपोनेंट जो स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन इकोलॉजी की कंपोनेंट कहाँ से स्टार्ट होते हैं अब उसके बारे में तो आपको पता नहीं है। तो ये यहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाता है। एंड मल्टीपल ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करता है एंड एक जगह पे रहता है, तो ये क्या बना देंगे, ये बना देंगे पॉपुलेशन। और मल्टीपल पॉपुलेशन यानी एक डिफरेंट स्पीसीज़ की पॉपुलेशन जब इकट्ठी होती है एंड एक ही एरिया के अंदर सर्वाइव करती है, तो उस टाइम पे क्या बनता है, उस टाइम पे बनता है कम्युनिटी। एंड डिफरेंट कम्युनिटी इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड इट विल मेक ecosystem, and a larger unit of ecosystem is called biome। तो हमारी जो इकोलॉजी है उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हम इन्हीं लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी जो इकोलॉजी की यूनिट है उसके अंदर हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं, हमारा जो पहला चैप्टर है इकोलॉजी का, उसके अंदर हम ये 3 लेवल के बारे में पढ़ेंगे, यानी ऑर्गेनिज्म के लेवल पे, पॉपुलेशन के लेवल पे और कम्युनिटी के लेवल के ऊपर पढ़ेंगे कि इकोलॉजी के अंदर इसकी डील क्या है। सो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है यानी कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, तो उसके अंदर हम यही चीज़ जो है पढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है यानी कि जो हमारे सिलेबस के अंदर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, उसके अंदर हम इस इकोसिस्टम के बारे में थोड़ा स्लाइटली जो है पढ़ेंगे, बट इससे बेटर एक हमारा सेकंड चैप्टर था वो कट चुका है। तो चूँकि वो कट चुका है तो हम उसके बारे में जो डिस्कशन जो है वो नहीं करेंगे इकोलॉजी के बारे में। एंड तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि हम कौन से लेवल जो है वो उठाएंगे। हम ये उठाएंगे ऑर्गेनिज्म का, पॉपुलेशन का, कम्युनिटी का, इकोसिस्टम का एंड बायोम का। सो आज हम जो है इनको डिफाइन कर लेते हैं एंड हम थोड़ा सा इकोलॉजी के बारे में थोड़ा और समझते हैं। जैसे हम जो हमारी अर्थ है वो 3 स्फीयर से मिलके बनी हुई है। कौन कौन से भाई, एक तो है लिथोस्फीयर एंड एक है एटमॉस्फेयर एंड एक है हमारा हाइड्रोस्फीयर। तो यही 3 स्फीयर मिलके जो हमारी अर्थ जो है वो बनी हुई है। एंड देखने में तीनों स्फीयर अलग भी दिखाई देते हैं। एटमॉस्फेयर का मतलब एयर एंड लिथोस्फीयर का मतलब सोयल, लैंड या फिर हार्ड यानी रॉक्स, एंड हाइड्रोस्फीयर यानी कि पानी। देखने में बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग जो है वो दिखाई देते हैं। तो क्या ये हमेशा एक दूसरे के साथ सेपरेटेड रहते हैं? अगर सेपरेटेड रहते तो इकोलॉजी में पढ़ते क्यों? तो ये सेपरेटेड नहीं है, एक दूसरे के अंदर जो है इंटरचेंज जो है वो होते रहते हैं। किस तरीके से इंटरचेंज जो है होते रहते हैं? जो लिथोस्फीयर है उसकी सोयल जो है वो इरोड होकर के कहाँ पर चली जाती है? एटमॉस्फेयर के अंदर जो है चली जाती है। एंड जो एयर है वो भी लिथोस्फीयर के अंदर यानी कि सोयल के पोर के अंदर जो है चली जाती है। आपने सुना भी होगा कि जो हैरो चलाते हैं खेतों के अंदर, उससे क्या करते हैं, पोर बढ़ा देते हैं जिससे एयर उसके अंदर ज़्यादा हो, जिसकी वजह से वो जो रूट होती है प्लांट की वो ठीक से रेस्पिरेशन जो है कर सके। एंड अगर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, यानी कि अगर हम प्लांट की बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ से क्या लेता है, मिनरल्स जो है वो लेता है। तो वो यहाँ से मिनरल्स जो है वो लेगा एंड ये वहाँ पर रिटर्न भी कर देता है। क्या रिटर्न कर देता है? जैसे अपना वेस्ट जो है वो रिटर्न कर देता है, ठीक है। हम भी अपना वेस्ट रिटर्न करते हैं, तो वेस्ट इन टर्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम वाला भी और इन टर्म ऑफ जो हमने इतनी सारी चीज़ें बना रखी है, अल्टीमेटली मिलनी कहाँ है, मिट्टी के अंदर ही मिलनी है, ठीक है। डिकम्पोजिशन होती है, तो डिकम्पोजिशन होकर के सारी चीज़ कहाँ जाएगी, लिथोस्फीयर यानी सोयल के अंदर ही कन्वर्ट होनी है, ठीक है। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो जो एटमॉस्फेयर है वहाँ से हम ऑक्सीजन लेते भी हैं एंड वहाँ पर वापस कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम रिलीज भी जो है कर देते हैं। तो इसका मतलब कांस्टेंट जो इंटरचेंज जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो लिथोस्फीयर के साथ में भी है एंड एटमॉस्फेयर के साथ में भी है। एज सच बिल्कुल सेपरेटेड जो एरिया जो है वो नहीं है। इसी तरीके से अगर हम पानी को भी देखें तो
इसके भी जो मिनरल्स होते हैं, तो मिनरल्स किसके साथ में, पानी के साथ जो है वो घुल के जो है वो पानी के अंदर चले जाते हैं एंड पानी के अंदर भी जो है वो रॉक बनती है। सिमिलरली यहाँ की भी जब मिनरल जो है जब ऑक्सीडाइज होंगे तो अल्टीमेटली एक इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, एक रॉक के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, हम वैसे लोअर क्लास के अंदर आपने साइकिल पढ़ी थी, जैसे फास्फोरस की साइकिल पढ़ी थी, तो उसके अंदर फास्फोरस की रॉक जो है वो ऐसे ही बनती है कि रॉक का चूरा जो है बनता है, पानी के अंदर जो है मिक्स होता है एंड उसको प्लांट जो है एब्जॉर्ब कर लेता है एंड जो दोबारा से फास्फोरस जब सॉइल के अंदर आता है तो फाइनली जो है वो वापस लिथोस्फीयर के अंदर जो है चला जाता है, यानी रॉक जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब कांस्टेंट जो इंटरचेंज जो है इनके बीच में होती रहती है। एंड यहाँ से लिविंग ऑर्गेनिज्म तो पक्का भाई यहाँ से कुछ ना कुछ जो है लेता ही है। पानी तो हमारा इसेंशियल है फॉर आवर सर्वाइवल, अगर ये नहीं होगा तो हम तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इसी तरीके से लिक्विड वेस्ट जो है हम भी काफ़ी ज़्यादा रिलीज जो करते रहते हैं और कंटिन्यूसली इंटरचेंज जो है इनके बीच में भी चलता रहता है। अगर हम वाटर साइकिल को देखें तो वाटर साइकिल भी किस किस के बीच में होती है, वेल जो वाटर साइकिल है वो भी एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर के बीच में होती है। यहाँ से वाटर वेपर बनते हैं और जो वाटर वेपर बनते हैं वो एटमॉस्फेयर के अंदर, एंड एटमॉस्फेयर के अंदर जब वो क्लाउड बन जाता है तो रेन बन के दोबारा से कहाँ जाता है, हाइड्रोस्फीयर के अंदर जो है वो आ जाता है। तो व्हाट इट मीन्स कि अर्थ के अंदर वैसे तो अलग अलग स्फीयर देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर हम वैसे इन जनरल देखें तो हमेशा कांस्टेंट इंटरेक्शन जो है वो होती रहती है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में भी और नॉन लिविंग के बीच में भी। एंड इसको समझना रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अर्थ की ज्योग्राफी क्या है, कहाँ पर फर्टाइल सॉइल ज़्यादा होती है, उस चीज़ को समझने के लिए एंड फॉरेस्ट किस तरीके से बनते हैं एंड फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन किस तरीके से हो जाता है, डेजर्ट कैसे बनते हैं, सीजन जो है वो किस तरीके से चेंज होने लग रहे हैं। तो देयर इज सम कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस जो कंटिन्यूसली होती रहती है। तो उसको स्टडी करने के लिए हमें क्या चाहिए कि हम इकोलॉजी को जो है पढ़ें। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसा चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको जो है ये पता होना चाहिए कि नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में इंटरेक्शन जो है कंटिन्यूस चलती रहती है। सो हमें लिखना क्या है, वेल हमें लिखना है कुछ एक डेफिनेशंस। ठीक है, जैसे हम इन लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे तो इन लेवल का इकोलॉजी के अंदर क्या रोल है तो वो हम देखेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट लेवल है ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म को डिफाइन किस तरीके से करें, वेल ऑर्गेनिज्म तो ऑर्गन सिस्टम से मिलके बना हुआ है, तो भाई वो दूसरे वाली बायोलॉजी का पार्ट होगा। इकोलॉजी का हम किस तरीके से समझे, तो हम ये समझ सकते हैं इट इज़ दी सिंगल इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज। एक स्पीसीज का जो सिंगल इंडिविजुअल है उसको हम क्या कहेंगे, इन इकोलॉजी। तो इकोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इन इकोलॉजी वी स्टडी इंडिविजुअल, यानी कि हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म अडेप्टेशन टू इट्स एनवायरनमेंट। जैसे इंडिविजुअल के अंदर टेम्परेचर को लेकर क्या चेंज जो है वो आ गया है, सोयल को लेकर जो है उसके अंदर क्या चेंज आ गया, जैसे कि सनलाइट जो है उसकी वजह से उसके अंदर जो है क्या चेंज आ गया, जो वाटर है उसकी वजह से उसके अंदर क्या चेंज आया है। तो हम वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी उसके बारे में पढ़ेंगे। बट इन शॉर्ट क्या है कि मेनली हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, हमारा जो चैप्टर होगा कि ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर कौन कौन सी अडप्टेशन है बिकॉज ऑफ दी डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट टाइप की सोयल एंड डिफरेंट टाइप की सनलाइट की इंटेंसिटी होगी एंड वाटर हो गया, तो उसके बारे में जो है हम पढ़ेंगे। हमारा जो दूसरा लेवल है जिसको कहते हैं हम पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो पॉपुलेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं इट इज़ ए ग्रुप ऑफ similar type of organism of single species, एक species के होनी चाहिए भाई, of single species in a particular geographical area and time।
एक पर्टिकुलर टाइम और एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी के अंदर जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जो सिमिलर दिखाई देते हैं हम एक स्पीसीज के, तो हम उसको क्या कह देंगे, पॉपुलेशन कह देंगे। जैसे हरियाणा की 2010 के अंदर पॉपुलेशन कितनी है, तो उसको हम क्या कह देंगे कि ये ह्यूमन की पॉपुलेशन के बारे में पूछने लग रहा है। ऐसे ही ह्यूमन टाइगर की पॉपुलेशन हरियाणा में कितनी है, तो हम एक स्पीसीज के बारे में बात करने लग रहे हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो कि सिमिलर है एक जैसे, एंड उनकी हरियाणा नाम की जो ज्योग्राफी है उसके बारे में बात करने लग रहे हैं। तो इकोलॉजी के अंदर हम इसको क्या स्टडी करेंगे, तो इन इकोलॉजी वी स्टडी factors which influence population, यानी कि पॉपुलेशन का जो नंबर है वो कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से वो बढ़ता है या फिर घटता है। इसके अलावा पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन किस तरीके से ग्रो होती है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो लेवल आ जाता है वो आ जाता है कम्युनिटी। अब कम्युनिटी आपने शहर के अंदर भी देखी होगी कि एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है, उसके अंदर कई सारे फ्लैट होते हैं, एंड वहाँ पर कोई अफ्रीकन है, कोई जो है पंजाबी है, कोई जो है केरल से है, कोई जो है तमिलनाडु से है, कोई जो है असम से है, तो डिफरेंट अलग अलग एरिया से आकर जो है एक ही जगह पर रहने लग रहे हैं, तो हम उसको क्या देते हैं, कम्युनिटी जो है कह देते हैं। तो अगर बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कम्युनिटी क्या हो सकती है, डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया, एक ही पर्टिकुलर एरिया के अंदर रहते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, पहले हम उसको कह देंगे कम्युनिटी। इन अदर वर्ड हम इसको कह सकते हैं बायोलॉजिकल कम्युनिटी। सो इसके अंदर हम बोल सकते हैं इट इज the area where different population of different species, तो डिफरेंट स्पीसीज है उनकी डिफरेंट पॉपुलेशन है लिविंग इन ए, it is the area where different population of different species resides, यानी कि रहती हैं। ठीक है, तो इकोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इन इकोलॉजी वी विल स्टडी, हम क्या स्टडी करेंगे, हम स्टडी करेंगे इंट्रैक्शंस ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन। तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप की इंटरेक्शन जो है वो हम पढ़ेंगे। जैसे कि प्रीडेशन है भाई, प्रीडेशन क्या होता है, शिकार करना। जैसे शेर ने हिरण का शिकार किया, ठीक है, वैसे ही हार्बीवोर शिकार करते हैं किसका, प्लांट का, तो हम इसको क्या कहेंगे कि एक टाइप का प्रीडेशन होने लगा। इसी तरीके से कंपटीशन, ठीक है, फूड को लेकर जो है इन्वायरमेंट के अंदर कंपटीशन जो चलता रहता है, वैसे आपका एग्जाम जो है उसके ऊपर भी कंपटीशन होता रहता है। इसी तरीके से इसी लेवल के अंदर और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि यहाँ पर पैरासिटिज्म जो है वो हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो है इस लेवल के अंदर हो सकती हैं। तो ये जो हम तीनों लेवल है ये किसके अंदर पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के अंदर। तो डेफिनेशन जो है वो आपको लर्न होनी चाहिए, एंड इस लेवल के अंदर हम क्या पढ़ेंगे तो वो भी आपको जो है पता होना चाहिए। इसके बाद हमारे अगले लेवल आ जाते हैं। अब नेक्स्ट लेवल कौन सा है, हमारा इकोसिस्टम का है। इकोसिस्टम वैसे तो आप लोअर क्लास के अंदर पहले भी पढ़ चुके हो, जो आपकी 10th क्लास है उसके अंदर आपने पढ़ा था। आपने क्या पढ़ा था, क्या आप रिकॉल कर सकते हो, इकोसिस्टम क्या है? हाउ कैन यू डिफाइन इकोसिस्टम? तो इकोसिस्टम क्या है? इट इज़ ए सेल्फ sufficient unit of nature in which biotic community interact with its environment
in such a way that it will form, यानी कि it form a stable system। तो एक स्टेबल सिस्टम जो है वो बन जाता है। वेल आपने 10th क्लास के अंदर इसके बारे में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो प्लांट है वो खाए जाते हैं किसके द्वारा? कोई भी एक हार्बीवोर जो है उसके द्वारा खाया जाता है, हार्बीवोर के द्वारा। और हार्बीवोर किसके द्वारा खाया जाता है? कोई भी कार्निवोर के द्वारा जो खाया जाता है। एंड ये तीनों जो है वो खा लिए जाते हैं किसके द्वारा? जो डिकम्पोज़र जो है उसके द्वारा जो है खा लिए जाते हैं। एंड जो डिकम्पोज़र है वो अल्टीमेटली मिनरल्स जो है वो निकाल देते हैं, और जो मिनरल्स है वो अल्टीमेटली सन के प्लांट के पास जो आ जाते हैं, और कंटिन्यूसली जो सनलाइट है वो इनके ऊपर जो है गिरती रहती है, और जो सिस्टम जो है वो चला हुआ है। तो एक सेल्फ सफिशिएंट जो यूनिट जो है वो बन जाती है। तो ये आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था। तो अगर हम यहाँ पर देखें, हम इस लेवल के ऊपर क्या पढ़ेंगे? वैसे तो अब ये सिलेबस से कट चुका है, बट अगर हम इसके अंदर पढ़ते तो हम क्या पढ़ते? वेल इस लेवल के अंदर हम एनर्जी चेंज के बारे में पढ़ते, 10% लो जो है वो हम पढ़ते, फूड वेब जो है उसके बारे में पढ़ते। साथ में जो इन्वायरमेंट के अंदर साइकिल्स होती है, जैसे कार्बन साइकिल है, फास्फोरस साइकिल है, हम उसके बारे में पढ़ते। इसके अलावा हम प्रोडक्टिविटी जो है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। बट चूँकि अब ये हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है तो ऐसा इसको जो है रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा लेवल है उसको हम कहते हैं बायोम। वैसे आप चाहें तो इसके अंदर लिख भी सकते हैं कि इन इकोसिस्टम, या फिर हम इन इकोलॉजी वी स्टडी क्या पढ़ते हैं? एनर्जी फ्लो के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। बायो जियो केमिकल साइकिल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा फूड वेब है, फूड चेन है, वो तो है ही, साथ में प्रोडक्टिविटी जो है वो भी हम पढ़ते हैं ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। तो डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो पढ़ते हैं, डिकम्पोजिशन जो है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। बट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बायोम। तो बायोम इट इज़ ए लार्जर यूनिट ऑफ नेचर in which is characterized by specific fauna and flora। एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं जैसे कि डेजर्ट है, तो डेजर्ट के अंदर एक स्पेसिफिक वेजिटेशन जो है वो पाई जाती है, ठीक है। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, तो उसके अंदर भी जो है इसी तरीके से होता है, एक स्पेसिफिक जो एरिया जो है उसके अंदर ये चीज़ें होती है। सो अगर हम रेन फॉरेस्ट को देखें एंड बायोम को देखें जो हमारे सिलेबस के अंदर है, तो एनसीईआरटी के अंदर एक ये डायग्राम जो है दे रखा है, आपको केवल यही डायग्राम जो है समझना है। वेल इस डायग्राम के अंदर हम क्या समझ सकते हैं? वेल इस डायग्राम के अंदर केवल इतनी बात जो है वो दे रखी है, जैसे आर्कटिक एंड जो टुंड्रा जो बायोम होता है, यानी जो टुंड्रा है, तो उसके अंदर जो है बारिश भी काफ़ी ज़्यादा कम होती है, और साथ में ठंड भी जो है रिलेटिव ज़्यादा है, तो इसी वजह से सबसे नीचे जो है ये प्रेजेंट है। फिर उसके अगर ऊपर देखते हैं तो हमें कोनी फॉरेस्ट जो है वो दिखाई देते हैं, तो उनके अंदर बारिश इसके मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा होती है, एंड इसके अंदर टेम्परेचर भी थोड़ा सा एवरेज रहता है। ऐसा नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ठंड रहती है, हालांकि ठंड तो है ही, ठीक है। जो नॉर्मली जो टेम्परेट रीजन होता है, टेम्परेट रीजन क्या होता है? वेल हमारी जो अर्थ है, लेट्स से ये हमारी अर्थ है, तो इस अर्थ का एक तो है इक्वेटर, एंड इसके ऊपर एक ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर है और एक ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो ये जो बीच वाला रीजन है जो अराउंड भूमध्य रेखा के, यानी कि जो इक्वेटर है उसके 23.5 डिग्री ऊपर 23.5 डिग्री नीचे का है, उसको कहते हैं हम ट्रॉपिकल रीजन। ये ऐसा रीजन होता है जहाँ पर सनलाइट काफ़ी ज़्यादा गिरती है। एंड अगर हम इसके ऊपर देखिए तो 66.5 की एक लाइन ऊपर है और 66.5 की एक नीचे लाइन है, तो हम इन लाइंस को बोलते हैं लैटिट्यूड। तो यहाँ पर जो रीजन होता है हम उसको बोलते हैं टेम्परेट,
तो ऊपर वाला टेम्परेट और नीचे वाला भी टेम्परेट होता है। तो जैसे यूरोप वाले एरिया हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट है, टेम्परेट रीजन के ऊपर प्रेजेंट है। वहाँ पर फॉरेस्ट किस टाइप के पाए जाते हैं, इस टाइप के कोनी फॉरेस्ट, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहाँ पर बारिश जो है काफ़ी ज़्यादा होती है एंड वहाँ पर टेम्परेचर भी जो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। एक जो बिल्कुल आप कोने में देखने लग रहे हो ये डेजर्ट का है, तो डेजर्ट में बारिश भी कम होने लग रही है और गर्मी भी जो है वो भी ज़्यादा होने लग रही है। एंड बीच में जो है ग्रासलैंड है, जो ग्रासलैंड है उसमें इंटरमीडिएट होता है, यानी रेन फॉरेस्ट और इसके जो है बीच में होता है। ऐसे ही और इनके बीच में जो है डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है पाया जाता है, जिसमें मीन टेम्परेचर जो है एज एन एवरेज जो है वो रहता है। सो जनरली यहाँ से कोई क्वेश्चन जो है वो आता नहीं है, बट ये जो डायग्राम जो है आपको जो है याद रखना है। जनरली जो हमारा सेपरेशन है वो सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ मीन एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन को लेकर है। इसके अलावा आप यहाँ पर यानी जो डेफिनेशन है उसके अंदर कुछ 2-3 चीज़ें और लिखोगे जो आपको याद होनी चाहिए। एक होता है कि ऑर्गेनिज्म कहाँ पर रहता है, बिल्कुल अर्थ के ऊपर या फिर कहीं ना कहीं तो वाटर के अंदर तो रहेगा, ठीक है, लेकिन जो जिस एरिया के अंदर रहने लग रहा है हम उसको बोलते हैं हैबिटेट। तो इकोलॉजी के अंदर एक अलग टर्म है जिसको हम बोलते हैं हैबिटेट। तो हैबिटेट क्या है, हैबिटेट एक एरिया होता है, इट इज़ द एड्रेस ऑफ द organism where it lives, यानी वो जहाँ पे रहता है। इसके साथ में एक दूसरी टर्म और आ जाती है जिसको बोलते हैं नीच। तो नीच क्या है, नीच होता है the role of the organism in the habitat। तो हैबिटेट के अंदर उस ऑर्गेनिज्म का रोल क्या है। अब इसका मतलब आप ये मान के चलें कि हाउ इट टेक फूड या फिर रिप्रोड्यूस किस तरीके से करता है, तो उसके बारे में जब भी स्टडी करेंगे तो उसको हम नीच जो है कह देते हैं। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, जैसे कि मैं कहाँ रहने लग रहा हूँ, बिरोर रहने लग रहा हूँ, ठीक है। तो बिरोर क्या हो गया, मेरा एक हैबिटेट हो गया। लेकिन बिरोर के अंदर मैं करता क्या हूँ, वो क्या हो गया, नीच, यानी कि मेरी टीचिंग एज एन प्रोफेशन वो क्या है, वो नीच है। लेकिन मेरा जो हैबिटेट है वो क्या है, मेरा बिरोर है, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे देखें तो बिरोर के अंदर कई सारे टीचर हैं, है ना। तो यानी कि बिरोर के अंदर मल्टीपल नीच जो है वो हो सकते हैं। सो मल्टीपल नीच प्रेजेंट इन ए हैबिटेट। हैबिटेट के अंदर मल्टीपल नीच होते हैं, जबकि इसके अंदर जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल हैज़ सिंगल नीड्स, ठीक है। इसी तरीके से माइक्रो हैबिटेट भी होता है। माइक्रो हैबिटेट क्या होता है, एक स्मॉल एरिया, ठीक है, एक स्मॉल एरिया जैसे कैनोपाई है, उसके नीचे एक छोटा सा एरिया है, वहाँ पर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पीएच और इन्वायरमेंट जो है, सनलाइट जो है वो फॉल करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो हैबिटेट। जैसे लेबोरेटरी है, तो लेबोरेटरी के अंदर भी जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर एक अलग सा जो इन्वायरमेंट जो है वो बनाते हैं बैक्टीरिया के लिए, तो वो भी क्या है, एक माइक्रो हैबिटेट है। इसी तरीके से वेदर एंड जो क्लाइमेट है उसके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। वेदर क्या होता है, वेदर जैसे कह देते हैं आज बारिश होगी, तो ये क्या है, वेदर। लेकिन अगर हम ये कहें कि पूरे साल का टेम्परेचर जो है वो कैसा रहा, तो हम उसको क्या कहेंगे, एक क्लाइमेट जो है वो हम कह देंगे। तो क्लाइमेट जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी होती है एटमॉस्फेयर की, जबकि जो शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी है उसको हम वेदर कहेंगे। वेदर जो है प्लेस टू प्लेस जो है वो चेंज होता रहता है, यानी हो सकता है कि बादली में जो है बारिश हो सकता है सालावास में बारिश ना हो, ठीक है।
लेकिन जो वेदर होगा यानी कि जो क्लाइमेट होगा वो ऐसा हम इंडिया का जो है वो एक जैसा बताएंगे कि यहाँ पर मीन टेम्परेचर जो है वो ऐसा होगा। सो दिस इज़ दी एंड ऑफ दी लेक्चर वीडियो। ठीक है, तो आपने जो टर्मिनोलॉजी जो है वो समझ ली होगी। ठीक है, अगर आपके कोई डाउट है तो उनको कमेंट करें। ठीक है, लेकिन आपको जो है ये सारी टर्मिनोलॉजी है वो लिखनी है बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। एंड नेक्स्ट क्लास से हम अपना सिलेबस जो है वो स्टार्ट कर देंगे, बट मैं सिलेबस स्टार्ट कर चुका हूँ। ठीक है, हाउएवर दिस इज एन इंट्रोडक्शन, बट आपको पता होना चाहिए इन सभी चीज़ों के बारे में।